Hello everyone, this is Manisha Vimal. Welcome to GK and GH preparation. इस वीडियो में हम मैथ्स पेडागोजी से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट के एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और फिसलती हैं सहायता करो। सूत्र क्या है? गणित के जादू सेकंड एनसीईआरटी की कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव या समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि मतलब कि जो सेकंड कक्षा दूसरी है वहाँ पे इस प्रकार का सुझाव दिया हुआ है कि जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पे कक्षा में चर्चा करनी है। तो यह शिक्षक को समझने में क्या सहायता करता है? तो आइए देखते हैं। निर्देश से संपोषित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। हमें सही लग रहा है ये ऑप्शन, फिर भी हम दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लेंगे। चर्चित बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। या फिर आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षक के लिए अनिवार्य है। हमें बस आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही बच्चों को नहीं पढ़ाना है या फिर ध्यान ही आकर्षित नहीं करवाना है, हमें उन्हें सिखाना भी है और जो आसपास की चीज़ें हैं उनसे परिचित भी करवाना है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, निर्देशन से संपोषित चर्चाएं जो होती हैं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 2, शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेत है। गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बिताने में कठिनाई, या फिर संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, या फिर एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, या फिर छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। तो शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का जो संभावित संकेत होता है चाक्षुष स्मृति अवरोध का, याद रखें, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई होता है इसका संभावित संकेतक या लक्षण। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा थर्ड के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है? कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हों। या फिर दूसरा ऑप्शन, कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूलों की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। तो यहाँ पे हमें दूसरा ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है, फिर भी हम तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लेंगे। कक्षा में संख्या प्रचालन विषय पर अंतरावर्ग पहेली प्रतियोगिता आयोजित करना, या फिर कोई कार्य पत्रक जिसमें 4 मूल प्रचालनों पर समस्याएं जैसे ज्ञात कीजिए 25 × 34 या फिर 451 × 11 आदि दी गई हैं। तो यहाँ पे जो कक्षा थर्ड है छात्रों की समस्या को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए जो
है वो है कोई सामूहिक परियोजना बनाई जाए, फिर उसको 4 ग्रुप्स में बांटा जाए और प्रत्येक ग्रुप में ये याद रखा जाए कि खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के छात्र हों, जिससे दूसरे बच्चे भी सीख सकें। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप वाले ज़्यादा स्ट्रांग हो खेलने में, दूसरे कला में, सबको मिक्स करके हमें रखना है। तो यहाँ पे दूसरा फंड जो होगा वो सही होगा। प्रश्न नंबर 4, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति की परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है: कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गलती कौशल। यहाँ पे कम आत्मविश्वास तो हो सकता है क्योंकि बच्ची को सॉल्व करना आता है, लेकिन उसे व्याख्या करने में वो सक्षम नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे कम गलती कौशल जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सॉल्व तो कर ले रही है ना। परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, यहाँ पे उल्टा हो गया है। परिमाप के को वो सॉल्व तो कर पा रही है, लेकिन अच्छी मौखिक योग्यता शायद अभी विकसित नहीं हुई है उस बच्ची में। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणित प्रवीणता। यहाँ पे निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता तो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि शैलजा जो है वो समस्या का हल कर पा रही है, तो निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता नहीं हुआ। फिर निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता, यहाँ पे दोनों चीज़ें सही है, तो हम चौथा ऑप्शन सही मानेंगे। प्रश्न नंबर 5, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है: प्रक्रियात्मक ध्येय, सुव्यवस्थितात्मक ध्येय, या फिर सामाजिक ध्येय, या फिर विषयात्मक ध्येय। तो अगर चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोई उद्देश्य, अधिगम उद्देश्य दिया गया है कि विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, को क्रम में रखें और फिर उनकी तुलना करें, तो यह जो उद्देश्य है यह कहलाएगा विषयात्मक ध्येय कहलाएगा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 7, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है? दंड आरेख, बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, या फिर कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं पर दूसरे के विचारों का खंडन करना, या फिर गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख तथा क्षमता का विकास करना है गणित का, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 8, कक्षा सेकंड के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है गणित में रुचि का अभाव, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, या फिर शून्य के महत्व की समझ का अभाव, या फिर पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो अगर बच्चा हासिल वाले 2 शब्दों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो हो सकता है कि वह पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव हो उसमें। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, क्योंकि वो यहाँ से ऐसे हासिल लाकर यहाँ पे काउंट नहीं कर पा रहा है, मतलब उसका पुनर्समूहीकरण नहीं कर पा रहा है। प्रश्न नंबर 9, गणित से भयभीत होने और
उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता। कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, या फिर गणित की संरचना, या फिर लैंगिक भेद। तो यहाँ पे जो लैंगिक भेद है हम उसे गणित में असफल होने के लिए कारण नहीं मान सकते। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। बाकी गणित की संरचना, प्रतीकात्मक संकेत और कक्षा कक्ष के अनुभव, तीनों चीज़ें हो सकती हैं कि बच्चे को मैथ से डर लगे। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से क्या गणित शिक्षा में एक प्रमुख समस्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना। हो सकता है कि बच्चे को शुरू में मैथ्स में ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए तो बाद में वो उसमें तार्किक योग्यता उतनी उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही लग रहा है। अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना, ये भी एक समस्या हो सकती है। बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य है, ये भी एक समस्या हो सकती है। अगर बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो वो तर्क करने में उसे कठिनाई का अनुभव होगा। अगर उसके माइंड में कुछ दिक्कत होगी तब भी उसे मैथ्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 11, गणित शिक्षा में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है निर्देशक की, दार्शनिक की, मित्र की, ये सभी। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन पॉजिटिव हैं। एक शिक्षक को निर्देशक, दार्शनिक, मित्र तीनों होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सभी चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 12, गणित शिक्षा में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे? कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे, या फिर विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे। पुस्तकें खरीदने से बच्चों में रुचि पैदा तो होने से नहीं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। खेल विधि से शिक्षा करवाएंगे। हाँ, ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है कि अगर बच्चों में विषय के प्रति रुचि पैदा करनी है तो हम उन्हें खेल विधि से शिक्षा करवा सकते हैं, तो उनमें रुचि पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 13, गणित शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? शिक्षक का व्यवहार उचित हो। हाँ, व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए। तो यहाँ पे व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, यहाँ पे हमें व्यक्तिगत जो भेद हैं डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, सभी बच्चों को समान समझना है। सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षा विधि से किए जाएं। ये ऑप्शन भी गलत है कि जितने भी विषय हैं उनका जो अभ्यास कार्य है वो एक ही शिक्षा विधि से किया जाए। ऐसा तो संभव है नहीं हो। अगर हम ऐसा करेंगे भी तो शायद सभी विषय एक ही शिक्षा विधि से उनको समझ में ही ना आए। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं। तो पहला ऑप्शन सही होगा, शिक्षक का व्यवहार उचित हो। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षा की एक प्रमुख समस्या है? गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन की योग्यता, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो जो गणित शिक्षक की एक प्रमुख समस्या है वो है गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं। यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चे के प्रति अनुकूल है, उक्त कथन दर्शाता है शिक्षक के व्यवहार के महत्व को। हाँ, यही तो दर्शा ही रहा है कि अगर शिक्षक जो होगा वो अपने बच्चों के प्रति अच्छा बर्ताव करेगा या फिर अनुकूल होगा तो बच्चे सब कुछ सीख सकते हैं।
तो यहाँ पे शिक्षक के व्यवहार के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। वातावरण की शुद्ध वायु को, बच्चे की चतुराई को, शिक्षण की विशेषता को, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 16, आधुनिक शिक्षा विधियों का प्रयोग न किया जाना इनमें से किसकी एक समस्या है? पाठ्यपुस्तक की, पाठ्यपुस्तक क्या करे उसमें, विद्यालय की, या फिर शिक्षक की, या फिर अभिभावकों की। अभिभावक भी उसमें कुछ कर नहीं सकता। आधुनिक शिक्षा विधियों का अगर प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो इनमें से यह एक शिक्षण की एक समस्या है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 17, गैर शिक्षा में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे अगर शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करना है। गणित विषय में कमज़ोर बच्चों का विषय परिवर्तन करेंगे। बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। तो हमें अगर बच्चा गणित शिक्षा संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा है तो हम क्या करेंगे, बच्चे को उचित दृष्टिकोण देंगे, उन्हें सही निर्देशन देंगे। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 18, कई शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए? समस्या प्रस्तुत करना, या फिर छात्र क्रिया को सही दिशा देना, या फिर छात्रों का मूल्यांकन करना, उपयुक्त सभी। तो अगर हमें गैर शिक्षा की समस्याओं को दूर करना है तो एक अध्यापक को ये तीनों चीज़ें करनी चाहिए। समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए, छात्र कार्यों को, छात्र क्रिया को सही दिशा देनी चाहिए, छात्रों का मूल्यांकन भी करना है समय समय पर। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 19, बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? गणित में मनोरंजन को स्थान देना, क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देना, और बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करवाना। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त सभी सही होगा। प्रश्न नंबर 20, गणित शिक्षा में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट हो। हाँ, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, ये भी सही है। पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे भी तीन ऑप्शन सही होंगे। प्रश्न नंबर 21, गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। शिक्षा विधि द्वारा, प्रेरणा द्वारा, अभिरुचि द्वारा। तो गणित शिक्षा की समस्या को दूर करने के लिए अगर एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करनी है तो हम व्याकार प्रेरणा, उसे मोटिवेट करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 22, शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए? जो गुण नहीं होना चाहिए वो हमें बताना है। वार्षिक योजना तैयार न करना, यही गुण नहीं होना चाहिए। गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए। अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना चाहिए। पक्षपात रहित व्यवहार एक टीचर को करना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक शिक्षक का गुण नहीं होना चाहिए वो है वार्षिक योजना तैयार न करना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि हमसे पूछा ही गलत वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब